हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लाइट चैप्टर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इसके अंदर जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको हम लोग क्लियर करेंगे आज, ठीक है। देखो, लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे कि हम लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है, साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऐसे ही लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड क्या है? जो हमारी ईयर्स को सुनने की क्षमता प्रोवाइड करता है, सुनने की क्षमता देता है। वैसे ही लाइट क्या है? हमारी आंखों को देखने की क्षमता प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है? देखो, कोई भी कहीं पे भी अगर लाइट नहीं है ना, कोई रूम है जहाँ पे डार्कनेस है, कोई भी लाइट अवेलेबल नहीं है, तो हमारी आंखें होने के बावजूद हम लोग वहाँ पे कोई चीज़ देख नहीं सकते। तो लाइट क्या है? एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हम लोगों को सेंसेशन ऑफ साइट देती है, देखने की क्षमता प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो लाइट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ साइट। देखो, लाइट हम लोगों ने इस चैप्टर के ना बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट जो है छोटी क्लासेस के अंदर पढ़े हुए हैं, तो उसको हम लोग जल्दी जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो इंसिडेंट रे होती है, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, उसके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है। देख, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में मैंने एक सरफेस ले लिया है, सपोज कर लिए ये मिरर है जो पॉलिश्ड सरफेस है। एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है इस पॉलिश सरफेस के ऊपर और एक लाइट रे वहां से रिफ्लेक्ट होकर के बाहर जा रही है, तो ये इंसिडेंट रे है और वो रिफ्लेक्टेड रे है। और बीच में एक जो है इमेजनरी लाइट रे होती, इमेजनरी रे होती है जिसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। तो देखो, पहला लॉ क्या है? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे ऑन ऑल कंडीशंस, कोई भी यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है। ध्यान रहे ये बात कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको नॉर्मल से लेने हैं, सरफेस से नहीं लेना है। कहाँ से लेना है? नॉर्मल से लेना है। तो सेकेंड लॉ क्या है इसका? जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये जो तीनों लाइट रेज है ना, ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे, अलग अलग प्लेन में लाई नहीं करेंगे। अब देखो, हम लोगों के पास जो मिरर्स है ना, ये दो टाइप के हो सकते हैं। पहला मिरर हमारा प्लेन मिरर हो सकता है जो कि हम घरों में यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा मिरर हो सकता है स्फेरिकल मिरर। देखो, स्फेरिकल प्लेन मिरर जो छोटी क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज को जल्दी से रिट्रेट कर लेंगे। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हम लोग चैप्टर के अंदर अभी कंटिन्यू करेंगे। देखो, पहला प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। देखो, प्लेन मिरर यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई भी एक प्लेन मिरर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो इमेज भी जो है ना, इसके ऑब्जेक्ट इमेज जो है ऑब्जेक्ट का मिरर के अंदर बनता है, जो कि ओरिजिनल इमेज नहीं है, कोई भी रियल इमेज नहीं है। वहां पे कोई मिरर के अंदर रियल दुनिया नहीं है, इसलिए इस इमेज को क्या कहते हैं हम लोग? वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा होगा, देखो, द इमेज इज वर्चुअल। देखो, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है? जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होता है ना, उतना ही डिस्टेंस इमेज का मिरर से होता है। तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंसेस फ्रॉम मिरर आर इक्वल। ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंसेस फ्रॉम मिरर आर इक्वल। सेकंड पॉइंट क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर आल्सो इक्वल। देखो, जब भी प्लेन मिरर से जो है इमेज बनेगी ना, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो साइज होगा उसमें कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। साइज जो है ना, दोनों के बिल्कुल इक्वल होंगे। थर्ड क्या है? इमेज जो बनती है वो वर्चुअल बनती है, जो रियल नहीं है, एक नकली है, फेक इमेज बनती है। और दूसरा, इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। बेटा, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि अगर आप मिरर के सामने खड़े होंगे और आपने अपना राइट हैंड को मूव करने की कोशिश करी, राइट हैंड रेज कर रहे हैं आप, तो ऐसा आपको दिखेगा कि मिरर के अंदर लेफ्ट हैंड जो है मूव कर रहा है, लेफ्ट हैंड रेज हो रहा है। इसको कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड हो जाना, राइट साइड लेफ्ट हो जाना और लेफ्ट साइड राइट हो जाना। नेक्स्ट हम लोग स्फेरिकल मिरर्स देख रहे हैं। इसके दो टाइप्स हो सकते हैं। पहला हम लोगों का कॉनकेव मिरर हो सकता है और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है। कॉनकेव मिरर ना अंदर की तरफ जो है मुड़ा हुआ होता है। कॉनकेव मिरर, देखो, ये जो स्फेरिकल मिरर्स है ना, ये एक बड़े से स्फेयर, जो ग्लास का स्फेयर, आप लोग हॉलो स्फेयर इमेजिन कर लो और उसके कुछ छोटे से पार्ट्स को आप कट आउट कर लो, तो ये हम लोगों के स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। खैर, ठीक है ना। इमेजिन कर लो, एक बड़ा सा जो है एक ग्लास का स्फेयर है, हॉलो स्फेयर है, और उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है ना आपने कट आउट कर लिया है, ये हम लोगों के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। अब देखो, जो कॉनकेव मिरर है ना, ये बाहर की तरफ जो है बल्ज हुआ हुआ होता है, बाहर की तरफ बल्ज आउट हुआ हुआ होता है, अंदर की तरफ से एक केव बना हुआ होगा आपका, है ना, पॉलिशिंग इसके बाहर होगी। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये अंदर की तरफ बल्ज होता है, पॉलिशिंग इसकी अंदर की तरफ होगी, ठीक है ना, पॉलिशिंग इसकी अंदर की तरफ होगी। अब देखो ध्यान से, जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स है ना, इनके अंदर ना कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को समझने हैं और जो याद भी रखने हैं आप लोगों को। सबसे पहली बात, आप ये देखो, जो कॉनकेव मिरर है ना, उसका जो जितना भी रिफ्लेक्टिंग पार्ट है उसका अपना एक पॉइंट होगा, सेंटर। ये इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट हमने ले लिया, जो स्फेरिकल ग्लास था हॉलो, उसको हमने कट आउट करके इतना हिस्सा लिया है, लेकर के आए, जो कि यहाँ पे इसका पॉइंट जो है ना सेंटर हो गया। ये इस कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है उसका सेंटर पॉइंट हो गया, तो इस सेंटर पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग पार्ट के सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। अब आपको पता होगा जो स्फेयर होगा उसका अपना एक सेंटर भी होगा,
तो ये जो बड़ा सा स्फेयर है ना कॉनकेव मिरर का, इमेजिनरी एक स्फेयर आप इमेजिन करो यहाँ पे, इसका अपना कोई सेंटर भी होगा। ये जो अगर बड़ा सा स्फेयर है कोई, तो इसका अपना कोई सेंटर भी होगा। इस सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सी से डिनोट कर देंगे और पोल को हम लोग पी से डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब देखो आगे ध्यान से, एक लाइन जाती है इमेजिनरी लाइन, जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसको क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से ज्वाइंट होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से ज्वाइंट होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सेम चीज कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है। फिर से एक बार रिट्रेट कर लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? बड़े से इमेजिनरी स्फेयर का जो सेंटर पार्ट होगा उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर पार्ट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से मिलती हुई एक इमेजिनरी लाइन होगी जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ठीक है, अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज वहां पे भी एप्लीकेबल है। अब एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे ना एफ पॉइंट लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं फोकल पॉइंट या फिर प्रिंसिपल फोकस या सिंपल फोकस कह देते हैं इसको। ठीक है ना, ये फोकस होता क्या है? जितना आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना उसका हाफ, फोकस क्या होता है? जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना उसका हाफ डिस्टेंस क्या कहलाएगा? फोकल डिस्टेंस कहलाएगा। तो फोकल डिस्टेंस अगर आपको निकालना है, ये यहां से लेके यहां तक अगर आपको निकालना है तो आप लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये बात अब उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। देखो एपर्चर क्या होता है? डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां से लेके यहां तक का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसका जो डायामीटर है ना, सपोज करो m और n पॉइंट्स है, ये पॉइंट m और n पॉइंट्स हैं, तो m से n एक इमेजिनरी लाइन होगी, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एपर्चर कहेंगे। इसको हम लोग एपर्चर कहते हैं। अगर बिल्कुल आम भाषा में समझना है तो एपर्चर होता है ओपनिंग, कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस की कितनी ओपनिंग है। बिल्कुल सेम चीजें कॉन्वेक्स मिरर में भी एप्लीकेबल है। प्रिंसिपल एक्सिस अभी मैंने बताया, इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से ज्वाइंट है। अब देखो दोनों मिरर्स के अंदर ना जो फोकल पॉइंट है इनके डेफिनेशंस अलग अलग हैं। फोकस का जो डेफिनेशन है दोनों का डिफरेंट रहेगा। देखो ध्यान से, सबसे पहली बात, अगर कॉनकेव मिरर में कुछ लाइट रेज पैरेलल आए, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, तो हम लोग ये देखेंगे कि सारी लाइट रेज ना एक सिंगल पॉइंट से ही मूव कर रही हैं, सिंगल पॉइंट से ही जाकर के मूव कर रही हैं। कितनी भी लाइट रेज आप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेकर के आ जाओ, कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो सारी की सारी कहाँ से पॉइंट होगी? कहाँ से जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस पे एक सिंगल पॉइंट से जाकर के चली जाएंगी, सारी की सारी इस पॉइंट से इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकल पॉइंट ऑफ कॉनकेव मिरर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फोकस, अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द लाइट रेज, सारी की सारी लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे आ रही थी लाइट रेज? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, गेट्स कन्वर्ज्ड, क्या हो गई? वो सारी की सारी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई, जाकर के सारी की सारी एक पॉइंट पे मिल गई हैं, कन्वर्ज्ड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर बोलेंगे। अब देखो कॉनकेव मिरर के अंदर जितनी लाइट रेज पैरेलल आ रही है ना, ये सारी की सारी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, इसलिए इस मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखो, कोई भी लाइट रे अगर आपके पास आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बाहर की तरफ ना डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, बाहर की तरफ ये डाइवर्ज हो रही है। यहाँ से भी ले आते हैं हम कुछ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट्स, बाहर की तरफ ये डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक है, बाहर की तरफ डाइवर्ज। अब इन लाइट रेज को अगर आप आगे एक्सटेंड करके देखेंगे डॉटेड लाइन से, तो ऐसा लगेगा कि ये एक किसी फोकल पॉइंट से निकल रही है। ठीक है, ये किसी एक फोकल पॉइंट से निकल रही है। अब देखो किसी एक पॉइंट से निकल रही है। अब देखो ये पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? फोकल पॉइंट कहते हैं, यानी फोकस कहते हैं। अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द लाइट रेज, एक प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है जहां पे सारी लाइट रेज कैसे आ रही थी? कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रेज कैसे आ रही थी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी। अपीयर्स टू बी डाइवर्ज्ड, ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है कि वहां से डाइवर्ज हो रही है, ऐसा दिखता है कि इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है।
appears to be diverged is called principal focus of convex mirror। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर में जो लाइट रेज है ना सारी की सारी डाइवर्ज हो रही है, यानी कि सब जो है स्प्रेड हो रही है, इसीलिए इस मिरर को हम लोग ना डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। स्फेरिकल मिरर्स में जो इमेज क्रिएट होती है ना वो प्लेन मिरर्स में जो इमेज क्रिएट होती है उससे काफ़ी डिफरेंट होता है। तो स्फेरिकल मिरर्स में किस तरीके से इमेज क्रिएट होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को कुछ खास हम लोगों को पढ़ना नहीं है, लेकिन किस तरीके से इमेज क्रिएट होती है इसके बारे में हमको समझना है। अब देखो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर्स के अंदर ना हम लोग कॉनकेव मिरर को देख रहे हैं। कॉनकेव मिरर के अंदर जो इमेज क्रिएट होगा उसके अंदर जो है ना लाइट रेज का किस तरीके से ट्रैवल होंगी, लाइट रेज कैसे उसके ऊपर इंसिडेंट होंगी, कैसे वो वहाँ से टकरा करके किस पॉइंट से पास होंगी, इसके लिए ना हम लोगों को कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले देखो कॉनकेव मिरर के अंदर हम लोग ना 4 रूल्स पढ़ेंगे कि लाइट रे कॉनकेव मिरर के ऊपर टकरा करके, स्ट्राइक करके, फॉल करके किस तरीके से वापस से उस पर रिफ्लेक्ट होगी, उसका रास्ता क्या होगा, उसको हम लोग ट्रेस करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रूल पढ़ रहे हैं इसका। सपोज करते हैं कि कोई लाइट रे ना पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, कोई लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो ये टकराने के बाद हमेशा फोकल पॉइंट से पास हो जाएगी। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है कॉनकेव मिरर के ऊपर, टकराने के बाद ये फोकल पॉइंट से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगा, ठीक है, बैंड रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो जाएगा। सेकंड लॉ ये है कि अगर कोई लाइट रे पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो वो पोल से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो दोनों बराबर होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रही है तो वो सेम एंगल बनाते हुए वो वापस से रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी। थर्ड रूल हम लोग देख रहे हैं, अगर कोई लाइट रे कॉनकेव मिरर के ऊपर स्ट्राइक हो रही है, फॉल हो रही है, लेकिन वो फोकल पॉइंट के थ्रू आ रही थी, फोकस से आ रही थी, तो ये ना बाद में रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाएगी, और हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है लाइट रे, ठीक है। अगर कोई लाइट रे फोकस के थ्रू आकर के कॉनकेव मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और अगर हम लोग चौथा रूल देखें इसका, तो फोर्थ रूल में अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए, अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है या आ रही है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी, इसके अंदर कोई भी अलग से लाइट रे नहीं बनेगी, ये अपना रास्ता रीट्रेस कर लेगा, ठीक है। याद रखेंगे अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से कॉनकेव मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रही है तो उसी रास्ते से, इसके अंदर कोई बेंड, कोई भी लाइट रे जो है ये 180 डिग्री से वापस चली जाएगी, ठीक है ना, उसी रास्ते को ये रीट्रेस कर लेगा। हम लोगों ने यहाँ पे 4 लॉज पढ़े हैं, ये 4 रूल्स पढ़े हैं। सबसे फटाफट से इसको हम लोग रूल्स को देख लेते हैं। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है तो वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, टकराने के बाद फोकल पॉइंट से निकल जाएगी। अगर कोई लाइट रे पोल पे स्ट्राइक कर रही है कॉनकेव मिरर के, तो वो सेम एंगल बनाते हुए वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर कोई लाइट रे फोकल पॉइंट से आते हुए कॉनकेव मिरर के ऊपर स्ट्राइक होगा तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा हमेशा। और चौथा ये है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आते हुए कॉनकेव मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो वो उसी रास्ते को रीट्रेस कर लेगी। ये हमने 4 रूल्स पढ़े हैं लाइट रे को ट्रेस करने के। अब हम लोग देखेंगे कि कॉनकेव मिरर के अंदर ना किस तरीके से इमेजेस बनती हैं। ये बात आप लोग याद रखेंगे कि कोई भी इमेज को बनने के लिए ना कम से कम 2 लाइट रेज का इंटरसेक्ट होना जरूरी है, 2 लाइट रेज का इंटरसेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। एटलीस्ट 2 लाइट रेज आर रिक्वायर्ड, एटलीस्ट 2 लाइट रेज मस्ट इंटरसेक्ट। जब तक के इंटरसेक्शन नहीं होगा तब तक कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोगों को ना कॉनकेव मिरर के अंदर 6 केसेस को पढ़ना है। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर ना एक टेबल भी बनी हुई है, वो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, उसको ध्यान से देखना आप लोग, और कोशिश करो कि वो बुक को ना आप लोग खोल के बैठो टेबल को, और यहाँ पे आप लोग देखते रहो ध्यान से, ठीक है। देखो हम लोग ना सबसे पहले फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं हम इसके अंदर। फर्स्ट केस में क्या है कि कॉनकेव मिरर हमने लिया है, प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकल पॉइंट है, पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हम लोग इसके अंदर ना इमेज कैसे क्रिएट होगा फर्स्ट केस में। देखो फर्स्ट केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट ना इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, हम लोगों को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं पता क्या कितना है, वो हमने इन्फिनिटी इसको इमेजिन कर लिया है। तो इन्फिनिटी से लाइट रेज ना हमेशा हम लोग ये सपोज करते हैं कि पैरेलल ही आएंगी। इन्फिनिटी से लाइट रेज कैसी आएंगी? पैरेलल ही आएंगी। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो कैसे निकलेगी? हमेशा फोकल पॉइंट से निकलेगी। तो ये कैसे निकल जाएगी? फोकस पॉइंट से ये पास हो जाएगी।
हम लोग और कुछ लाइट रेज देख लेते हैं। अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो ऊपर नीचे हर जगह से देख लेते हैं लाइट रे, ये भी पैरेलल आ रही है तो ये भी कैसे निकलेगी, फोकल पॉइंट से निकल जाएगी। ऐसे बहुत सारी लाइट रेज अगर इन्फिनिटी से आ रही हैं और कॉनकेव मिरर के ऊपर टकरा रही है पैरेलल लाइट रेज, तो वो कहाँ से निकलेंगी, हमेशा फोकल पॉइंट के ऊपर निकल जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ना इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और टेबल के अंदर लिखा होगा वहाँ पे कि इमेज कहाँ बनेगा, हमेशा फोकल पॉइंट पे इमेज बनेगी। कहाँ बनेगी, फोकस पॉइंट पे इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ पे है, एट फोकस, या सिर्फ कैपिटल F लिख दो यहाँ पे, है ना, एट फोकस। अच्छा, दूसरा साइज क्या हो गया इसका, साइज ना हाईली डिमिनिश्ड, इतना डिमिनिश हो गया, इतना छोटा हो गया कि साइज पॉइंट साइज्ड हो गया। साइज कैसा हो गया, पॉइंट साइज्ड हो गया। अच्छा, इसका नेचर भी पूछ सकते हैं वो, तो आपके टेबल के अंदर लिखा हुआ है वहां पे, यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास। नेचर कैसा होगा इसका, नेचर होगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। ये बात आप लोग याद रखेंगे कि लाइट रेज कम से कम दो आप लोगों को लेना पड़ेगा और वो दोनों लाइट रेज इंटरसेक्ट होना जरूरी है। देखो दोनों लाइट रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और कौन से पॉइंट पे कर रही है, फोकल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप लोग याद रखेंगे। सेकंड, देखो पहले हम लोगों ने फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे एज्यूम कर लिया था। अब हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ना इन्फिनिटी पे ना आकर के प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी आ जाए, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी आ जाए, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, अभी दूर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से काफी दूर है। अब हमको एक लाइट रे तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकालना ही निकालना है और वो फोकस से आप उसको पास करा देंगे। फोकस से पास करा दिया आपने। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेकेंड लाइट रे को किस तरीके से लेना है हम लोगों को। अब देखो फर्स्ट रूल, फर्स्ट वाला हम लोगों ने जो है यूज कर लिया। अब बचे हमारे पास तीन, एक दूसरा, तीसरा और चौथा बचा। अब इसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। देखो एनसीईआरटी के अंदर जो यूज किया हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, तो वही हम लोग ले लेते हैं। एनसीईआरटी के अंदर देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या रूल है, जिस रास्ते से लाइट रे आएगी उसी रास्ते से वो लाइट रे चली जाएगी। तो हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिया लाइट रे को और उसी रास्ते से चला गया। देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, लाइट रेज का इंटरसेक्शन हो रहा है। तो देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ था, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ बना है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट। इमेज कहाँ है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट। इसका नेचर कैसा, अच्छा इसका साइज कैसा है, ये हाईली डिमिनिश हो गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा इमेज जो है छोटी बनी है, हाईली डिमिनिश है, या फिर आप सिंपल डिमिनिश भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर भी सेम है, रियल एंड इन्वर्टेड, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने रियल एंड इन्वर्टेड लिखा हुआ था। अब देखो थर्ड केस में हमने फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे एज्यूम करा, सेकंड केस में ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। थर्ड केस में हम लोग जो ऑब्जेक्ट है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर एज्यूम कर लेंगे और इससे जो है एक लाइट रे तो आप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकालो और फोकल पॉइंट से इसको पास करा दो। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रूल तो यही वाला है, जैसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा फोकल पॉइंट से ये पास हो जाएगा। सेकंड लाइट रे हम लोग देखेंगे, सेकंड लाइट रे के लिए आप लोग ना ये थर्ड वाला रूल यहाँ पे लगा लो। अगर कोई लाइट रे फोकल पॉइंट से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस से ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है। अब हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ था, तो इमेज भी किधर बन रही है इसकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। ठीक है, अच्छा अब दूसरा इसका साइज कैसा है। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है ना तो ऑब्जेक्ट का इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा और साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। साइज क्या रहेगा, दोनों का सेम साइज रहेगा। ठीक है, अच्छा सेकंड इसका नेचर कैसा रहेगा, नेचर इसका भी रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल का क्या मतलब है कि इसको जो है स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, प्लस रियल को पहचानने का तरीका हमको कोई भी लाइट रे एक्सटेंड नहीं करनी पड़ी, डॉटेड लाइट रे हमको नहीं बनानी पड़ी है। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइट रे हम लोगों ने कुछ नहीं बनाया। अब देखो फोर्थ केस में, हमने थर्ड केस में ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में रख देंगे। तो लाइट रे एक तो पैरेलल निकालो और फोकल पॉइंट से पास करा दो। ठीक है, अब हम लोग सेकंड लाइट रे कैसे लेंगे। सेकंड लाइट रे आप लोग ले लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो। सेकंड लाइट रे आप लोग एनसीईआरटी में कैसे लिया हुआ है, हाँ एनसीईआरटी में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप लोग लाइट रे लेंगे तो ये लाइट रे यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट हो रही है, लाइट रे यहाँ पे कहीं पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो अपना रास्ता रिट्रेस कर लेगा ये,
है ना, वही लाइट रे, वो लाइट रे यहाँ से जाने के बाद अपना रास्ता रिट्रेस करेगा। हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे कहीं पे इसका इंटरसेक्शन हो रहा है और यहाँ पे इमेज बन रही है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट का साइज छोटा था, इमेज का साइज बड़ा हो गया, यानी कि यहाँ पे इमेज का साइज जो है एनलार्ज हो चुका है। यहाँ पे नेचर कैसा है इसका, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब ऑब्जेक्ट सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा हो गया इसका, हेड की जगह पे यहाँ पे हेड जो है इन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब फिफ्थ केस देखिए इसका। फोर्थ केस में हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा था। फिफ्थ केस में हम फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रख देंगे, फोकल पॉइंट के ऊपर। एक लाइट रे हम लोग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकालेंगे और इसको फोकस से पास करा देंगे, ठीक है। दूसरी लाइट रे हम लोग फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल करके लेके जाएंगे और ये अपने ही रास्ते को रिट्रेस कर लेगा, ठीक है। अपने रास्ते को इसने रिट्रेस कर लिया। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों लाइट रेज जो है ना, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही पैरेलल है, कहीं पे भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। बिल्कुल पैरेलल लाइट रेज है, पीछे की तरफ जा रही है, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। लाइट रेज जो है ना, पीछे की तरफ लाइट रेज जो है जा रही है, दोनों पैरेलल है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट को अगर आपने फोकस पे रख दिया तो इमेज ना इन्फिनिटी में बनेगा। इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी में इमेज बन रही है, ठीक है। अच्छा, इसका नेचर, इसका साइज कैसा होगा, अगर ऑब्जेक्ट आपने फोकस पे छोटा सा रखा है ना, तो इन्फिनिटी पे उसके जो इमेज बन रही है वो बहुत ज्यादा एनलार्ज हो जाएगा, यानी कि हाईली एनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका नेचर कैसा रहेगा, सेम जैसा हमने पहले 4 केसेस में देखा, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर है इसका। तो यहाँ पे भी हम लोगों को कैसा नेचर मिलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर मिलेगा, ठीक है। टेबल के अंदर आप लोग देख लेंगे। इसका देखो सिक्स्थ केस ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। देखो सिक्स्थ केस में क्या है, हमने फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा था, सिक्स्थ केस में हम ऑब्जेक्ट ना फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं हम लोग, फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं। तो पहला लाइट रे तो हम लोग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेकर के आएंगे और फोकस से पास करा देंगे, ठीक है। सेकेंड लाइट रे हम लोग फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे और ये हम लोग, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे जो हो जाएगी, ये अपने रास्ते को रिट्रेस कर लेगी। अपने रास्ते को इसने रिट्रेस कर लिया है, ठीक है। अपने रास्ते को ये रिट्रेस कर रहा है। देखो ये अगर ये रिट्रेस कर रहा है ना, तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइट रे है, ये जो लाइट रे है, ये पीछे की तरफ ना खुलती हुई जा रही है, स्प्रेड हो रही है पीछे की तरफ, लेकिन आगे की तरफ हो सकता है ये कहीं पे मिल जाए। देखो सिक्स्थ केस में है क्या कि लाइट रेज ना, पहला हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे लेकर के आए और वो फोकल पॉइंट से पास हो गया। दूसरा लाइट रे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहे हैं, ये भी अपने रास्ते को रिट्रेस कर लेता है। तो पीछे तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ना ये लाइट रे जो पीछे की तरफ जा रही है स्प्रेड हो रही है, यानी कि यहाँ पे कंफर्म है कि पीछे तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इन्फिनिटी पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी कि पीछे की तरफ कभी भी इमेज नहीं बन सकती, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट है उस तरफ इमेज नहीं बन सकता। तो इमेज किस तरफ बन सकता है, हम लोग जब इस लाइट रे को आगे की तरफ एक्सटेंड करके देखते हैं डॉटेड लाइन से, तो यहाँ पे हमको कहीं पे इंटरसेक्शन मिलता है, यानी कि इमेज कहां बन रही होगी, बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही होगी, ठीक है। बिहाइंड द मिरर, देखो ऑब्जेक्ट ना छोटा सा रखा हुआ है और इमेज का साइज बड़ा हो गया, यानी कि यहाँ पे साइज जो है ऑब्जेक्ट का एनलार्ज भी हो गया। ऑब्जेक्ट किधर है, फोकस और पोल के बीच में, इमेज कहां है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है और इमेज का साइज एनलार्ज हो गया। इसका नेचर कैसा है, देखो नेचर हमने पहले 5 केसेस में पढ़ा कि नेचर ना रियल और इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड है, लेकिन इस बार ना नेचर रियल और इन्वर्टेड नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट को आपने फोकस और पोल के बीच में रख दिया तो आपको जो इमेज मिलेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट मिलेगी, वर्चुअल और इरेक्ट, रियल इमेज नहीं है। रियल इमेज का मतलब है कि आप उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है, मिरर के अंदर बन रहा है ये इमेज, ठीक है। इसकी एक और पहचान है कि हम लोगों को लाइट रेज ना एक्सटेंड करनी पड़ती है, डॉटेड लाइट रेज हमको बनानी पड़ती है, ठीक है। ये हम लोगों ने 6 केसेस पढ़े कॉनकेव मिरर के। इसको आप लोगों को समझ नहीं आया तो कुछ रिपीट कर लेना बात, ताकि समझ में आ जाए, और कोशिश करो कि जो एनसीईआरटी के अंदर टेबल बनी हुई है आपकी, उसको खोल करके बैठे और उसको देखते रहे ध्यान से, है ना। अब देखो थर्ड चीज हम लोगों को कॉनकेव मिरर के अंदर उसके यूजेस पढ़ने हैं। कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूज हो सकते हैं, देखो कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब कि सारी लाइट रेज को एक जगह पे ये इकट्ठा कर देता है। तो ये कहाँ पे यूज हो सकता है, ये सर्च लाइट्स के अंदर यूज हो सकता है, टॉर्च के अंदर यूज हो सकता है, व्हीकल के हेडलाइट्स के अंदर यूज हो सकता है, ठीक है। गाड़ियों की जो हेडलाइट्स होती है उसके अंदर यूज होता है। क्यों यूज होता है, क्योंकि हम लोगों को एक पावरफुल बीम चाहिए किसी एक चीज के ऊपर फोकस करने के लिए, ठीक है। सेकंड, ये मेकअप और शेविंग मिरर में यूज होता है। कहाँ पे, कौन सा केस, अच्छा ये बताओ, हम लोग ये देखें कि 6 केसेस हैं हमारे पास कॉनकेव मिरर के
इसके अंदर कौन सा केस ऐसा है जो शेविंग मिरर के लिए जो है सूटेबल है? ये 6th केस शेविंग मिरर के लिए सूटेबल है, क्योंकि जब हम किसी को मेकअप करना है, शेव करना है, तो उसको अपनी इमेज ना इरेक्ट दिखनी चाहिए, इन्वर्टेड नहीं, उल्टी नहीं दिखनी चाहिए, सीधी दिखनी चाहिए। तो सिर्फ एक केस है जिसमें जो ऑब्जेक्ट भी सीधा है और इमेज भी सीधा बना हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट को किधर आना पड़ेगा, फोकस और पोल के बीच में आना पड़ेगा, ताकि इमेज कैसा बन जाए, वर्चुअल और इरेक्ट बन जाए। ठीक है। थर्ड, ये डेंटिस्ट मिरर में भी यूज होता है। डेंटिस्ट के पास जो है एक छोटा सा मिरर होता है, जिससे कि वो अंदर की चीजें जो है ना थोड़ा सा बड़ा करके देख लेता है, वो भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देखता है। ठीक है। फोर्थ क्या है, सोलर कुकर और फर्नेस के अंदर यूज होता है, यानी कि जो सूरज से किरणें आ रही है ना, उसको किसी एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ट कराना होता है, इकट्ठा कराना होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब जो है, ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी को जो है यूटिलाइज किया जा सके। नेक्स्ट हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे। इसके अंदर भी हम लोग 3 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला कि इसके अंदर जो है इमेज लाइट रेज को ट्रेस करने के क्या रूल्स हैं, और दूसरा कि इमेज जो है किस तरीके से बनती है, और तीसरा इसके जो है ना हम लोग यूज़ पढ़ेंगे कि किस जगह पे ये यूज़ होता है वाइडली, बहुत ज़्यादा मोस्टली ये कहाँ पे यूज़ होता है। तो देखो इसके भी 4 रूल्स हैं, हम लोग एक एक करके 4 रूल्स को समझेंगे। सबसे पहला जो रूल जो है, अगर हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो वो कैसे जाएगी, वो टकरा करके ना डाइवर्ज हो जाएगी और वो किसी और रास्ते पे निकल जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। लेकिन हम लोग जब इसको आगे लाइट को एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये जो है लाइट रे फोकस से निकल करके आगे की तरफ जा रही है। ठीक है। इसको एक्सटेंड करने पे ऐसा पता लगेगा कि ये फोकस की तरफ से निकल करके आ रही है। सेकेंड रूल, अच्छा एक बात और, हमने कॉन्वेक्स मिरर में ना ये नहीं बताया कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल पॉइंट होता है उसकी राइट हैंड साइड में होता है। ठीक है। फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका राइट हैंड साइड होता है। इसमें सब में हम लोग सेंटर ऑफ फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड रखेंगे। सेकंड रूल, अगर कोई भी लाइट रे पोल पे स्ट्राइक करे आके डायरेक्टली, है ना, तो अपने जो एंगल ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रहा होगा, वो सेम एंगल बनाते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो निकल जाएगा, और ये लाइट रे जो है पोल से सेम एंगल बनाते हुए प्रिंसिपल एक्सिस पे ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है। ये इसका तरीका है। थर्ड रूल क्या है इसका, कि अगर कोई भी लाइट रे फोकस पे कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर स्ट्राइक कर रही है, कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डायरेक्टेड है, ऐसा लाइट रे आ रही है कोई जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डायरेक्टेड है, वो लाइट रे अपने रास्ते को वापस से रीट्रेस कर लेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रास्ते को अपने आप को रीट्रेस कर लेगा। ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक्सटेंडेड लाइन बनाने का मकसद ये है कि ये दिखाया जाए कि लाइट रे किधर डायरेक्टेड थी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डायरेक्टेड थी। फोर्थ रूल इसका ये है कि अगर कोई भी लाइट रे इस तरीके से मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रही है कि उसको एक्सटेंड करने पे हमको दिखे कि हाँ फोकस पे निकल रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, और वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। ठीक है। ये हमारे पास 4 रूल्स हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी। तो इसके ना 6 केसेस नहीं है, जैसे कि हम लोगों ने कॉनकेव मिरर में देखा कि वहाँ पे 6 केसेस थे, यहाँ पे सिर्फ 2 ही केस पढ़ने हैं हमको। देखो पहला केस क्या है कि हम लोगों ने इमेजिन कर लिया कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उससे लाइट रेज पैरेलल ही आएंगी, सिर्फ हमने ऊपर नीचे लाइट रेज को पैरेलल दिखा दिया है। ठीक है। लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं। अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी लाइट रे, नहीं ये लाइट रे जो स्प्रेड हो रही है। लेकिन जब इस लाइट रे को हम लोग आगे एक्सटेंड करके देखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि किसी एक पॉइंट पे जाकर के ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, है ना, किसी एक पॉइंट से ये निकल रहे होंगे। तो इसका जो इमेज जो रिफ्लेक्ट करके बन रही है, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। रिफ्लेक्टिंग जो लाइट रे है, कभी ये इधर जा रहा है और ये लाइट रे इधर नीचे जा रही है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लेकिन हमने इसको पीछे एक्सटेंड करके देखा तो ऐसा लगा कि हाँ ये लाइट रे यहाँ पे किसी पॉइंट से निकल रही है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट आपने इन्फिनिटी पे एज्यूम करा है, उसकी इमेज कहाँ पे बन रही होगी, फोकल पॉइंट पे बन रही होगी। ठीक है। फोकस पे इसका इमेज जो है बन रहा होगा। ऑब्जेक्ट किधर है, इन्फिनिटी पे, इमेज किधर है, फोकल पे। इसका साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर बहुत ज़्यादा आपने इमेजिन कर रखा ह्यूज, तो उसका इमेज कैसा बन जाएगा, पॉइंट साइज्ड बन जाएगा, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा। टेबल आपके पास जो है होगी, उसके अंदर देख लेना आप ध्यान से।
बुक के अंदर भी है। और इसका नेचर कैसा रहेगा, देखो नेचर इसका कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट है। यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल का क्या मतलब है कि इसको इमेज को आप लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। और इसकी एक और पहचान कि हम लोगों को लाइट रेज डॉटेड लाइन से बनानी पड़ती है, लाइट रेज को एक्सटेंड करना पड़ता है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में देखो, ऑब्जेक्ट पहले तो इन्फिनिटी पे था, लेकिन अब ऑब्जेक्ट ना प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी है। ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी इमेजिन कर लो, ठीक है। अब पहला केस क्या है कि सबसे पहले तो हम लोगों को लाइट रे निकालनी है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और उसको हम लोग डाइवर्ज कर देंगे, ठीक है। आगे एक्सटेंड करोगे तो ये लाइट रे कहाँ से पास होती हुई दिखेगी हमको, फोकल पॉइंट से पास होती हुई दिखेगी। सेकेंड लाइट रे हम लोग इमेजिन करेंगे कि हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना रास्ता वापस से रिट्रेस कर लेगा, और जब इसको आप आगे एक्सटेंड करोगे डॉटेड लाइट रे बनाने से, डॉटेड रे बना के, तो ये कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। तो यहाँ पे कहीं पे डॉटेड लाइट रेज जो है इंटरसेक्ट कर रही है। देखो जो एक्चुअल लाइट रेज है ना, एक तो इधर जा रही है और एक जो है इधर जा रही है, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन जो डॉटेड लाइट रेज हैं ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि यहाँ पे कहीं पे इसका इमेज फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो देखो, अच्छा यहाँ पे एक बात और, जो इमेज बन रही होगी ना वो बिहाइंड द मिरर बन रही होगी। इमेज जो बन रही होगी वो बिहाइंड द मिरर हो सकता है। आपके जो टेबल है ना एनसीईआरटी के अंदर, उसके अंदर लिखा हो बिहाइंड द मिरर बन रहा हो, तो वैसे ही यहाँ पे भी जो इमेज बन रही है ना बिहाइंड द मिरर बन रही है, ठीक है। बिहाइंड द इमेज, ऑब्जेक्ट किधर है, एट प्रिंसिपल एक्सिस कहीं भी रखा हुआ है, इमेज कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, या फिर ये लिखा होगा कि पोल और फोकस के बीच में बन रहा है, ठीक है। पोल और फोकस के बीच में, या फिर बिहाइंड द मिरर बन रहा है। अच्छा, ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है, या तो डिमिनिश्ड या फिर हाईली डिमिनिश्ड। अच्छा, नेचर कैसा है इसका भी, इमेज सॉरी मैंने इससे पहले ऑब्जेक्ट का साइज बोल दिया, इमेज का साइज कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड है, ठीक है। इस बार जो इमेज बन रही है वो उसका नेचर कैसा है, वो फिर से वर्चुअल और इरेक्ट ही इमेज बन रही है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होगा ना, दोनों केसेस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। लेकिन इसके अंदर एक कैच ये है कि वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनने पे एक बात आप ध्यान देंगे कि दोनों टाइम्स, जो दोनों केसेस हैं इसके अंदर जो इमेज बन रहा है ना, वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बन रहा है, डिमिनिश्ड हो रहा है। लेकिन कॉनकेव में जो 6th केस था हमारा, उसके अंदर वर्चुअल इरेक्ट इमेज भी बन रही थी, प्लस उसके अंदर जो इमेज का साइज था ना वो ऑब्जेक्ट से बड़ा था, ठीक है। तो इसके अंदर इमेज का साइज छोटा होता है और इसके अंदर वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, यानी कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें दिख सकती हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं मैं आपको बात समझ में आ गई होगी। इसकी थर्ड चीज हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर में कि इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। देखो यूजेस में इसका एक मेजर यूज है, वैसे और भी कहीं यूज हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ एक ही मेजर यूज लिखा हुआ है। जो व्हीकल्स होते हैं ना, इसके अंदर रियर व्यू मिरर्स लगे हुए होते हैं, मतलब कि पीछे देखने वाले मिरर्स, जिनको हम लोग आमतौर पे विंग मिरर्स भी कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसके अंदर ना कॉन्वेक्स मिरर्स लगे हुए होते हैं। इसका फायदा क्या होता है, पहली बात तो कि ये ना ज्यादा से ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू देगा, वाइड फील्ड ऑफ व्यू देगा, जिससे कि हम लोग पीछे का ट्रैफिक ना ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं। प्लस इसके अंदर और क्या खास बात है कि ये ना इरेक्ट इमेज देता है, इन्वर्टेड इमेज नहीं देता। क्या इमेज देता है, ये हमेशा इरेक्ट इमेज देगा। जिस तरीके से कार अपसाइड है तो कार जो है अपसाइड डाउन नहीं होगी, सीधी दिखेगी, आपको इरेक्ट इमेज दिखती है, ठीक है। तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं, यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स बिकॉज इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एंड इरेक्ट इमेज। देखो मिरर के लिए ना हम लोगों को जो है क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए हम लोगों के पास ना कुछ फॉर्मूले और कुछ जो है साइन कन्वेंशंस हम लोगों को पहले से पता होना चाहिए, ठीक। हम लोग देखो यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर ना एक छोटा सा कैटेगरी बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। कोई भी मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पे v u f क्या चीज़ है, देखो v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। इमेज का डिस्टेंस है v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, f इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। सेकंड हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन क्या है, ये हम लोगों को ये बताता है कि इमेज जो बन रही है ना कितना ज्यादा एनलार्ज या कितना ज्यादा डिमिनिश हो गई है, कितने टाइम्स एनलार्ज या कितने टाइम्स छोटी हो गई है। तो इसका फॉर्मूला क्या है मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल्स टू माइनस v बाई यू, या फिर मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दो फॉर्मूले हैं जिसको हम लोगों ने एक साथ लिख दिया है। जरूरत पड़ने पे हम लोग इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है।
मैग्निफिकेशन को हम लोग -v/u भी लिख सकते हैं, या फिर मैग्निफिकेशन को हम लोग हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। जरूरत पड़ने पे हम सिर्फ ये वाला रिलेशन भी यूज कर सकते हैं, -v/u इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, hi क्या है, हाइट ऑफ इमेज, ho क्या है, हाइट और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। थर्ड हम लोग देख रहे हैं साइन कन्वेंशंस। देखो हम लोगों ने मैथ्स के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, जिस तरीके से साइन कन्वेंशंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर है ना, बिल्कुल सेम यहाँ पे है। जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस है वो पॉजिटिव रहेगा, नीचे की तरफ वाई एक्सिस जो है नेगेटिव रहेगा, और जो राइट की तरफ एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव, और लेफ्ट की तरफ जो वाई एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखो कॉनकेव मिरर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं साइन कन्वेंशन। तो एक बात आपको याद रखनी है कि हाइट अगर ऊपर की तरफ है तो वो वाई एक्सिस को डिनोट कर रहा है, कौन सा, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ये हाइट जो ऊपर की तरफ है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और जो हाइट अगर नीचे की तरफ आ रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है अगर, तो वो नेगेटिव वाई एक्सिस को डिनोट कर रहा है। तो ये हाइट अगर नीचे की तरफ बन रही है, इन्वर्टेड इमेज है, तो वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। एक बात आप और याद रखेंगे कि ऑब्जेक्ट को ना हमेशा आप लोग लेफ्ट साइड रखेंगे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, हमेशा लेफ्ट साइड ही रखना है। तो लेफ्ट साइड में अगर आप लोग ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से कैसा हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने कुछ बातें नोट करके भी लिख दी है। सबसे पहले टेक ऑब्जेक्ट ऑलवेज ऑन लेफ्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है हम लोगों को, लेफ्ट साइड में रखना है। दैट इज जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, u क्या होता है अभी हमने देखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, तो u क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा, u क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव। सेकंड हम लोग फोकल लेंथ देख रहे हैं, f क्या है यहाँ पे, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ ना कॉनकेव मिरर के लिए आप लोग हमेशा नेगेटिव लेंगे, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है ना वो लेफ्ट साइड में होता है। तो लेफ्ट साइड में जितनी भी चीजें वो सारी की सारी नेगेटिव हैं। ठीक है, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का हमेशा नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो आगे हम लोग अगर मैग्निफिकेशन निकालते हैं, मैग्निफिकेशन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्निफिकेशन +-1 भी आ सकता है, प्लस माइनस जो है 2.5 +-4 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, हम लोगों को जो है ना, या फिर मैग्निफिकेशन -0.25 भी आ सकता है। तो मैग्निफिकेशन को ना हम लोग सिर्फ जो 0.25 है उसको कंपेयर करना है, माइनस और प्लस को छोड़ देना है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू को यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे। एग्जांपल ले लो, मेरा मैग्निफिकेशन आया -0.25, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 0.25, सिर्फ माइनस को अभी छोड़ देंगे तो 0.25। देखो अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी है आपके पास, तो इमेज जो बना है वो एनलार्ज बन गया है। ठीक है, आपके पास कितना है 0.25, इसका मतलब क्या है 1 से छोटा है वो मैग्निफिकेशन आपका। 0.25 जो नंबर है वो 1 से छोटा है, इसका मतलब इमेज कैसा है, वो डिमिनिश है। अगर आपके पास मैग्निफिकेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 आ जाए एग्जैक्टली, तो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज दोनों बराबर है, इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिख दिया है, मैग्निफिकेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसिडर करना है आपको, डू नॉट कंसिडर +- साइन। यहाँ पे +- साइन का क्या मतलब है यहाँ पे, अभी हम लोग देखेंगे। देखो अगर मैग्निफिकेशन में कोई भी वैल्यू आ जाए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ जाए, और उसके आगे प्लस लगा हुआ हो, तो प्लस का मतलब होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब जो इमेज है ना वो वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। प्लस का क्या मतलब है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है। अगर मैग्निफिकेशन में माइनस आ जाए तो इसका मतलब होता है कि इमेज क्या है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। अब देखो आपके एनसीईआरटी के अंदर ना एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक कॉनकेव मिरर है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका हाइट आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और वो मिरर से कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखा हुआ है। फोकल लेंथ उस मिरर का कितना है, 15 सेंटीमीटर है। आपको इमेज डिस्टेंस बताना है, मैग्निफिकेशन बताना है, हाइट ऑफ इमेज बताना है, नेचर बताना है, सब कुछ बताना है इसके अंदर। ठीक है, हम लोग एक एक करके इसके अंदर फॉर्मूले लगाएंगे और आंसर करना स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहला फॉर्मूला मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ, मिरर फॉर्मूला इसके अंदर लगाएंगे। लेकिन इससे भी पहले हम लोग यहाँ पे कुछ चीज मिस कर रहे हैं। देखो हम लोगों ने यहाँ पे बोला कि u हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, यानी कि u हमारे पास 25 दिया हुआ है, तो हमेशा कैसा लेंगे हम लोग, -25 लेंगे। ठीक है, हम लोग के पास मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसा रहेगा, हमेशा नेगेटिव, यानी कि फोकल लेंथ 15 नहीं -15 लेना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे, 1/v प्लस में 1/-25 इज इक्वल टू 1/-15। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे ना, तो v की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल में वहाँ पे लिखा हुआ है, v की वैल्यू आपके पास आएगी -37.5, -37.5 v की वैल्यू आएगी। आप लोग सॉल्व खुद से कर लेना। ठीक है, v आ गया आपके पास। अब आपको मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। ठीक है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v, v की वैल्यू कितनी है, -37.5, u की वैल्यू कितनी है, -25। इसको आप सॉल्व करेंगे तो मैग्निफिकेशन आपके पास आ जाएगा
मैग्नीफिकेशन हम लोग निकाल लेते हैं। मैग्नीफिकेशन आपके पास आ जाएगा माइनस में -3/2 आएगा, या फिर मैग्नीफिकेशन आप लोग ले लेंगे -1.5। मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा? -1.5। अब देखो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर देन है, यानी कि यहाँ पे जो इमेज है वो इमेज जो है एनलार्ज्ड है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे हम लोग जो साइन देख रहे हैं, अगर प्लस होता तो वर्चुअल इफेक्ट और नेगेटिव होता तो रियल इन्वर्टेड। तो हमारे पास नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है? इमेज कैसी है? रियल और इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। थर्ड हम लोग को निकालना है, हाइट ऑफ इमेज भी निकालना है। तो एक और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जैसे यहाँ पे हम लोग को बताया कि एक बार हम लोग ये रख सकते हैं और एक बार इसके साथ रख सकते हैं। तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा? थर्ड टाइम हम लोग मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला फिर से लगा रहे हैं। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन कितना आया? -1.5। हाइट ऑफ इमेज कितनी है? हम लोगों को निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 4 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? -6 सेंटीमीटर। ये आप लोगों का जो मिरर का कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग जो है रिफ्रैक्शन और जो है लेंसेज को देखेंगे।